दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी ने इसमें 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई प्रतिक्रिया ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के साथ किसी भी तरह की चर्चा नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने से पहले हमें विश्वास में नहीं लिया है। अविनाश पांडे ने आगे कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। हम इस समय इस पर कोई प्रतिक्रिया या विरोध नहीं करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सबको उम्मीद थी कि ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों में मतभेद सामने आने लगे हैं। सीटों के बंटवारे पर भी नाराज कांग्रेस ने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो निर्णय लेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंडिया अलायंस के निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार करेगी। अविनाश पांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने इंडिया अलायंस पर भरोसा दिखाया है, इसलिए हम बिल्कुल भी अति आत्मविश्वास में नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा संगठन और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। हमने संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के साथ साथ चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है। गठबंधन की संभावना अंत तक बनी रहेगी। हम इंडिया अलायंस के रूप में चुनाव का सामना करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि इन सभी सीटों पर बीजेपी को हराने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है। वो हमारी सीटें हैं, इसलिए हमने वहाँ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी 4 सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। हमें गठबंधन करने की उम्मीद है। अगर कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को अपने साथ ले लिया होता तो शायद कुछ और नतीजा होता, लेकिन कांग्रेस ने वहां समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी। इसके बजाय पूरे राज्य को भाजपा को सौंप दिया गया। ऐसा तंज भी कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी की ओर से कसा गया है। समाजवादी पार्टी ने आगे कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमने 6 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है। बाकी सीटों पर हम कांग्रेस से चर्चा जरूर करेंगे। तो देखा दर्शकों, कैसे अब इंडिया अलायंस के बीच भी दरारें पड़नी शुरू हो गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अकड़ दिखाते हुए इंडिया अलायंस के किसी भी साथी दल को सीट बंटवारों में शामिल नहीं किया और कांग्रेस भी हार गई। ऐसे में अब इंडिया अलायंस में बदले की राजनीति देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में कांग्रेस यानी राहुल गांधी पर भारी पड़ती नजर आ रही है, और उन्होंने कांग्रेस से बिना पूछे 10 विधानसभा के उपचुनाव में 6 जगहों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब देखना यह है कि बची हुई 4 सीटों पर क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होता है, या फिर कांग्रेस अकेले दम पर 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनावों की तैयारी के चलते सत्ता दल और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच कभी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मार सकता है, ये देखना होगा। दरअसल इस बार खबर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच होने वाले संघर्ष की है। आपको बता दें दर्शकों कि महाराष्ट्र के मुलुंड विधानसभा क्षेत्र की तरह विक्रोली विधानसभा क्षेत्र एक बहुभाषी निर्वाचन क्षेत्र है, और यहाँ मराठी और गुजराती के बीच भाषाई विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। इस विवाद के कारण लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के संजय दीना पाटिल को सबसे ज़्यादा वोट मिले। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के सुनील राउत को एक बार फिर मौका मिलने की संभावना है। लेकिन अगर शिवसेना के विभाजन के बाद बने दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई तो भाषा का मुद्दा पीछे रह सकता है। आपको बता दें कि 1990 में लीलाधर डाके ने विक्रोली विधानसभा पर अपना भगवा फहराया था। वह इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार चुने गए हैं। दीना मामा पाटिल को हराने के बाद वे पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब से दीना पाटिल परिवार और लीलाधर डाके में सीधी लड़ाई हो रही है। तो वही 2004 के चुनाव में संजय दीना पाटिल ने लीलाधर डाके को हराया, और इसी दरमियान 2009 के चुनाव में नवगठित मनसे ने मंगेश सांगले को उम्मीदवार बनाया। मंगेश सांगले ने पारंपरिक उम्मीदवारों लीलाधर डाके और संजय दीना पाटिल को हराकर यहां सत्ता हासिल की। हालांकि 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन में विक्रोली विधानसभा को भांडुप विधानसभा से अलग कर दिया गया था। इसके बाद हुए चुनाव में राज ठाकरे की लोकप्रियता के दम पर मनसे के मंगेश सांगले विधायक बने। हालांकि 2014 के चुनाव में शिवसेना ने अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर लिया।
इसमें से शिवसेना नेता सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत निर्वाचित हुए। राउत ने 2019 के चुनाव में भी इस निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा। मराठी वोटों के समर्थन और नगरपालिका वार्ड स्तर पर शिवसेना नगर सेवकों की प्रबलता, इन दोनों ने राउत को दूसरी बार विधायक बनाने में मदद की। हालांकि अब एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद विक्रोली में भी शिवसेना 2 गुटों में बट गई है। पूर्व नगर सेवक उपेंद्र सावंत सुवर्णा करंजे और चंद्रावती मोरे शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अब शिंदे गुट से सुवर्णा करंजे और विलास पारकर विधानसभा के दावेदार है, तो वही बीजेपी की ओर से विक्रोली सीट से पूर्व नगर सेवक मंगेश पवार और पूर्व विधायक मंगेश सांगले का भी नाम चर्चा में है। इसलिए मराठी वोटों का सीधा बंटवारा होगा, क्योंकि मराठी उम्मीदवार बीजेपी या शिंदे गुट से मैदान में उतरेंगे। परिणाम स्वरूप ठाकरे गुट को लोकसभा चुनाव में प्राप्त अधिकांश वोटों की निरंतरता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह भी चर्चा है कि विक्रोली विधानसभा सीट पर महायुति में सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार पार्टी ने भी दावा किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि शरद पवार गुट से एक चेहरा जल्द ही अजित पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होगा। यह चेहरा यही से दिए जाने की संभावना है। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे अब विधानसभा चुनाव के चलते मराठी और गुजराती विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों सीटों पर कौन कब्जा कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दर्शकों, नासिक के देवलाली कैंप में फायरिंग रेंज में तोपखाने के अभ्यास के दौरान विस्फोट में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सेना की ओर से जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बीच इस घटना के बाद विपक्ष एक बार अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस योजना को लेकर मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस घटना पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर टिप्पणी की है। उन्होंने अग्निवीरों की मौत पर दुख भी जताया है। अपने एक सैंडल के पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि नासिक में प्रशिक्षण के दौरान 2 फायरमैन गोविल विश्वराज सिंह और सैपचित की दुखद मौत। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार के दुख में शामिल हूँ। ऐसे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 सवाल भी पूछे हैं। इस घटना ने एक बार फिर अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब देने में भाजपा सरकार विफल रही है। राहुल गांधी का कहना है कि क्या गोविल और सैफत के परिवारों को समय पर मुआवजा मिलेगा, जैसे किसी भी शहीद जवान को वित्तीय सहायता दी जाती है? ऐसा सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। आगे बोलते हुए अग्निशामक कर्मियों के परिवारों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? अगर दोनों जवानों को जिम्मेदारियां और बलिदान बराबर है, तो उनकी शहादत के बाद यह भेदभाव क्यों? ऐसा तीखा सवाल राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना सेना के साथ अन्याय और हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान का अपमान है। क्या एक सैनिक का जीवन दूसरे से अधिक मूल्यवान है? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, ऐसी राहुल गांधी ने मांग की है। इस बीच राहुल गांधी ने देश के युवाओं से अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आइए हम इस अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े हो। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार की कृषिवीर योजना को रद्द करने और देश के युवाओं और सेना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज ही आप जय जवान आंदोलन में शामिल हो जाए। आपको बता दें कि देवलाली कैंप देश में तोफखाना बल का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। इस स्थान पर फोर्स में प्रवेश करने वाले फायरमैन समेत जवानों को आर्टिकल सेंटर में और अधिकारियों को आर्टिकल स्कूल में विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में यह विस्फोट गुरुवार दोपहर को देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, जब तोपखाने का अभ्यास चल रहा था। तो 2 अग्निशामक गोविल विश्वराज सिंह 20 साल और सैपचित 21 साल के, इन दोनों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में देश में चल रहे विधानसभा चुनाव के माहौल में राहुल गांधी को अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि देश का विपक्ष देश के सेना के शौर्य पर सवाल उठाने में पीछे नहीं रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस आरोपों के बाद मोदी सरकार उन पर जवाबी पलटवार करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।